प्रवेश रायजादा अपने पुराने मेंशन के सामने खड़ा था। उसकी बेटी ने मासूमियत से पूछा, डैड, क्या ये आपका हाउस है? उसने कहा, नहीं बेटी, ये मेरे किसी फ्रेंड का घर था। उसके बाद वो दोनों निकल जाते हैं। उस लड़की ने पूछा, डैड, हम कहाँ जा रहे हैं? प्रवेश ने कहा, हम अपने विला में जा रहे हैं। प्रवेश ने ये शहर छोड़कर जाने से पहले ही एक लग्जूरियस विला खरीद लिया था। वो दोनों टैक्सी लेकर अपने उस विला की तरफ निकल गए थे। दूसरी तरफ दादी बुआ ने कहा, बेटा, मुझे एयरपोर्ट पर छोड़कर आ जाओ। वैसे तो उस नालायक अविनाश को मैंने फोन पर फ्लाइट की लैंडिंग का टाइम बता दिया है। पता नहीं वो बेवकूफ टाइम से एयरपोर्ट पर आएगा या नहीं। रुद्र बेटा, चलो, अब मेरी फ्लाइट का टाइम भी होने वाला, दृष्टि ने कहा। दादी बुआ कुछ टाइम के लिए रुक जाते। तभी दादी बुआ ने कहा, नहीं बेटा, मैं तो सिर्फ अपनी पूरी फैमिली को खुश देखना चाहती थी। अब तुम सबको देखकर मेरी सारी टेंशन खत्म हो गई है। और हाँ, अब तुम्हें किसी दिन टाइम निकालकर मुंबई आना है। तभी पीछे से दादाजी ने आते हुए कहा, आप अभी कहाँ जा रहे हो? लगता है अब शायद आपका भी हमारे साथ मन नहीं लगता। नहीं तो इतनी जल्दी आप हमें छोड़कर नहीं जाते। छोटू, अभी भी तुम्हारी ये बचपन वाली आदत गई नहीं है। तुम जानते हो ना कि मुझे ये सब बातें पसंद नहीं है। मेरे जाने की वजह यह है कि तुम्हारे भाई साहब की तबीयत अब ठीक नहीं रहती है, और अगर मैं 2 घंटे के लिए भी उन्हें अकेला छोड़ देती हूँ तो वह पूरा घर सिर पर उठा लेते हैं। तुम तो जानते हो कि अभी अविनाश भी इतना समझदार नहीं है कि वह अपने दादाजी का ध्यान रख पाता। प्रताप रायजादा ने कहा, आप भाई साहब का ध्यान रखना। किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। दादी बुआ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम के लिए वहां पर आई थी, पर उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वह रुद्र को उस बारे में बता सकें। वो बीती बातों को याद करते हुए अपने आप में ही खो गई थी। रुद्र ने तेज आवाज में दादी बुआ से कहा, आपको क्या हुआ? दादी बुआ ने उससे कहा, कुछ नहीं बेटा। पर RSR की गिद्ध जैसी नजरों से दादी बुआ के चेहरे के परेशानी वाले एक्सप्रेशन छुप नहीं पाए। वो इतना तो समझ गया था कि दादी बुआ किसी परेशानी में है, पर उसे ये समझ में नहीं आया कि ऐसी क्या परेशानी हो सकती है जो कि दादी बुआ इतना परेशान है। उसने दादी बुआ को फील नहीं होने दिया कि उसे दादी बुआ की परेशानी का एहसास हो गया है। रुद्र ने कहा, चलो बुआ, चलते हैं। उसके बाद रुद्र और दादी बुआ वहां से निकल गए। उन दोनों के जाने के बाद दादाजी तो अपने उन नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ खेलने लगे। वो पूरे हॉल में दौड़ लगा रहे थे और दादाजी पकड़ रहे थे। देवांशी तो इतनी नटखट थी कि पकड़े जाने पर तुरंत ही मुंह फुला लेती थी कि उसको ही सबसे पहले क्यों पकड़ा। फिर दादाजी को उससे कान पकड़कर माफी मांगनी पड़ती थी। शिवम भी उन बच्चों के साथ खेलने लगा। देवांशी ने तुतलाते हुए कहा कि चाचू, आप मेरे साथ खेलोगे। देवांश और शौर्य दोनों इतने मासूम थे कि वे देवांशी की हर बात मान लेते थे, पर देवांशी उनकी कोई बात नहीं मानती थी। जब दादी बुआ और रुद्र दोनों कार में एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में रुद्र ने दादी बुआ से कहा, दादी बुआ, आपको क्या परेशानी है? इतना सुनते ही दादी बुआ की आंख से आंसू छलक गया, पर उसने ऐसे दिखाया जैसे कि उसे रुद्र की बात समझ नहीं आई। रुद्र ने दादी बुआ से कहा कि आपने बताया नहीं आपको क्या परेशानी है। दादी बुआ ने चेहरे पर छोटी स्माइल लाते हुए कहा कि मुझे क्या हो सकता है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं और इस उम्र में मुझे क्या परेशानी हो सकती है। मुझे लगता है तुम कुछ ज्यादा ही सोचने लगे हो। वो दोनों अभी एक दूसरे से बात कर ही रहे थे कि इतने में ही उनकी कार एयरपोर्ट पर पहुंच गई। उसके बाद दादी बहुत जल्दी से अपना छोटा सा बैग उठाती है और रुद्र को बाएं बोलकर वहां से चली जाती है। रुद्र तो बस हड़बड़ी में दादी बुआ को जाते हुए देख रहा था। वो समझ गया था कि जरूर कुछ बड़ी बात है, नहीं तो दादी बुआ इतना परेशान नहीं होती। दादी बुआ जल्दी से वहां से निकलकर एयरपोर्ट के अंदर चली गई थी। अंदर जाते ही दादी बुआ के आंखों से आंसू छलकने लगे। उन्होंने अपने आप से ही कहा, रुद्र बेटा, मैंने तुम्हें इतने सालों बाद तो खुश देखा है और अब मैं तुम्हें और परेशान नहीं कर सकती। शायद हो सकता है कि अब मैं तुम्हें कभी दोबारा मिल भी ना पाऊं। दादी बुआ खुद से ही बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ रही थी। कुछ ही टाइम बाद दादी बुआ मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंच जाती है। वो फ्लाइट में पूरे टाइम रुद्र के बारे में ही सोच रही थी। उनकी आंखों में आंसू के साथ साथ इस बात की खुशी भी थी कि उनका लाडला भतीजा अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका है। तभी दादी को उन छोटे छोटे बच्चों की याद आ गई, जिसकी वजह से इतना दुखी होते हुए भी उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। अविनाश टाइम से एयरपोर्ट के बाहर पहुंच गया था।
जैसे ही उसने अपनी दादी बुआ को देखा, उसकी आंखों में भी आंसू आ गए थे। उसने जल्दी से अपनी दादी माँ के हाथ से बैग लिया और एक ही वर्ड बोला, दादी, क्या आपने रुद्र से इस बारे में बात की थी? दादी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा, मैं उससे बात नहीं कर पाई, मुझे माफ कर देना। अविनाश ने कहा, दादी, कोई बात नहीं, हमारी किस्मत में जो लिखा है उसे कोई बदल नहीं सकता। अगर दादू इस वक्त सही सलामत होते तो किसी की हिम्मत नहीं थी हमारे साथ ऐसा करने की। दादी माँ, आप चिंता ना करें, मैं रहने के लिए कुछ और इंतजाम कर लूंगा। और मुझे नहीं लगता कि डैड इस परेशानी को सहन नहीं पाएंगे, इसलिए मैं तो बस ये सोच रहा हूं कि वर्ल्ड टूर से आने के बाद जब उन्हें इस बारे में पता चलेगा तो उन्हें कैसा लगेगा। ऐसा बोलते वक्त अविनाश रहेजा की आंखों से भी आंसू छलक जाते हैं। कुछ देर में वो लोग रहेजा मैंसन के मैन डोर पर पहुंच जाते हैं। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज शेयर लाइक ऑन माई स्टोरी ऑन यूट्यूब। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, गिव लाइक्स ऑन एपिसोड्स। उन्होंने देखा कि कुछ ब्लैक सूट पहने हुए आदमियों ने पूरे रहेजा विला को घेर रखा था। वो सभी लोग वेपन से लैस थे। उन्हें काफी टाइम से उन्हें दादी पोते का इंतजार था। उनके वहां पर आते ही 4 आदमियों ने उन दोनों को घेर लिया और गाड़ी से उतरने के लिए कहा। जैसे ही वो लोग हॉल में पहुंचे तो अंदर जाते ही उन्हें हॉल में सोफे पर एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा हुआ दिखाई देता है। उसके हाथों की उंगलियों में डायमंड रिंग थी और उसने अपने दोनों हाथों की कलाइयों पर लिमिटेड एडिशन ब्रांडेड वॉच पहनी हुई थी। उसके गले में सोने की एक मोटी सी चेन थी। उसे देख कोई भी बता सकता था कि वह आदमी वॉच और ज्वेलरी का कुछ ज्यादा ही शौकीन था। उस अधेड़ उम्र के आदमी ने मुस्कुराते हुए अपने सामने खड़ी उस बूढ़ी औरत से कहा, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। बुढ़िया, तुम इन सभी डॉक्यूमेंट्स पर अपने हस्ताक्षर क्यों नहीं कर देती? क्या तुम्हें अच्छा लगेगा जब तुम्हारे पोते को ही तुम्हारे सामने मार दिया जाएगा? और तुम जानती नहीं हो कि महाराष्ट्र में मेरा कितना बड़ा नाम है, इसलिए मैं कह रहा हूं, तुम्हें जो धन राशि इस विला की मिल रही है उसी में खुश होकर इस विला को मेरे नाम कर दो। और तुम्हें पता है, मैंने तुम्हारे रहेजा ग्रुप की सभी बोर्ड मेंबर को अपनी तरफ कर लिया है और आने वाले कुछ दिनों में वो सभी मुझे सिलेक्ट करके रहेजा ग्रुप का चेयरमैन बना देंगे। और फिर मैं देखता हूं कि तुम लोगों को मुझसे कौन बचाता है। उस बेवकूफ आदमी की बात सुनकर हेमलता देवी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था, पर उसकी बॉडी हड्डियों में इतना दम नहीं था कि वह इतने सारे लोगों का मुकाबला कर सके। अगर वह बूढ़ी नहीं होती तो वह उन्हें बताती कि आखिर किसी के घर पर आकर धमकी देने वाले का क्या हश्र होता है। कुछ देर बाद हेमलता देवी ने अपने आप को शांत करते हुए कहा कि चाहे तुम मुझे मार भी दोगे तो भी मैं इन डॉक्यूमेंट पर हस्ताक्षर नहीं करूंगी। उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा कि बूढ़ी औरत, आज तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी हो जाएगी, क्योंकि इस विला को तो मैं लेकर ही रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी हद तक क्यों न जाना पड़े। और उस अधेड़ उम्र के आदमी ने अपने कुछ आदमियों को इशारा किया और उन्होंने अपनी गन का एम अविनाश और हेमलता देवी की तरफ कर दिया। आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे बिलियनियर सीईओज सीक्रेट वाइफ सीजन 2 नोवेल राइटर के साथ। प्लीज गाइज फॉलो माई यूट्यूब चैनल नितेश नोवेल राइटर और गिव लाइक्स एंड कमेंट्स ऑन माई स्टोरी बिलियनियर सीईओज सीक्रेट वाइफ सीजन 2। आज सुबह सुबह न्यूज पर सिटी हॉस्पिटल की ही खबरें चल रही थी। डॉक्टर अनीता और डॉक्टर आर के पूरे देश में फेमस हो गए थे। आखिरकार उनका ड्रीम पूरा हो ही गया था। इससे ज्यादा उन्हें और कुछ नहीं चाहिए था। अब वो दोनों किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं थे और सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की थी कि उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी तीनों डॉक्टर्स को अपने एनुअल फंक्शन पर बुला लिया था, जिन्हें वर्ल्ड का बड़े से बड़ा आदमी भी नहीं बुला सकता था। और न्यूज में मैजिकल डॉक्टर्स के खुलासे के बारे में भी बता रहे थे। फैमिली के सभी लोग ये न्यूज देखकर बहुत ज्यादा खुश थे। दृष्टि, नायरा और शिवानी सुबह सुबह एक ऑडिशन के लिए निकल गई थी। मैनेजर ने पहले ही उन्हें फोन पर सब कुछ बता दिया था और उसने कहा था कि वह भी टाइम से उस जगह पर पहुंच जाएगा। आरएसआर अपने प्राइवेट जेट से उतरा ही था कि उसके पास किसी का फोन आया। आरएसआर ने कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ से ऋषभ की आवाज आई। बोस एक आदमी है जो गुजराल स्पोर्ट्स एकेडमी का चेयरमैन है। बोस, उस आदमी की नजर बुआजी के मैंसन वाली जगह पर थी। बोस, वह एक गैंग का लीडर भी है। आपने भी शायद उस गैंग का नाम सुना होगा। आरएसआर ने कहा कि तुम कौन से गैंग की बात कर रहे हो? ऋषभ ने कहा, बोस, मैं मुंबई के स्ट्रीट एक्स गैंग की बात कर रहा हूं। उस गैंग के बारे में सुनकर
आर्य सर की आंखें छोटी हो गईं। उसने अपनी कड़क आवाज में ऋषभ से पूछा, ये वही गैंग है ना जो मर्डर, रॉबरी और ब्लैकमेलिंग का काम करती है? ऋषभ ने कहा, जी बॉस, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ये वही गैंग है। इनकी नजर काफी दिनों से हेमलता जी और पारस रहेजा जी के विला और उनकी मुंबई शहर के बीचों बीच 500 एकड़ जमीन पर थी। उस गैंग का लीडर, जिसका नाम गुजराल है, वह काफी दिनों से हेमलता जी की फैमिली को परेशान कर रहा था और अभी कुछ दिन पहले तो उसने हद ही पार कर दी। उसने मिस्टर पारस रहेजा का एक्सीडेंट करा दिया। ये सुनकर आरएसआर की आंखों में खून उतर आया। उसने अपनी पावर के दम पर अभी 15 दिन पहले रहेजा ग्रुप की कंपनी को सील करवा दिया। मिस्टर रहेजा और उनकी वाइफ ने काफी कोशिश की अपने रहेजा ग्रुप को बचाने की, पर वो दोनों नाकामयाब रहे। पर फिर भी ये फैमिली गुजराल के आगे झुकी नहीं। और उसके बाद हद तो तब हो गई जब उन्होंने हेमलता जी के पोते को बीच रास्ते में एक गैंग से पिटवाया, जिससे हेमलता जी किसी से हेल्प मांगने के लिए दिल्ली भी गई थी, पर शायद वहां से भी उन्हें कोई हेल्प नहीं मिली। बोस, मुझे पता चला है कि आज गुजराल उनके घर गया है, जिसकी वजह से उनकी मुसीबत बढ़ने वाली है। उसके साथ 50 से भी ज्यादा आदमी थे। बोस, एक बात और है जो मैंने आपको नहीं बताई। उन्होंने रात को हेमलता जी की पोती मिस हिमांशी को भी हॉस्टल से उठा लिया है। ये सुनकर आरएसआर के हाथों की मुट्ठियां कस गईं। आरएसआर ने अपनी कोल्ड वॉइस में कहा, उसे कहां पर रखा गया है? उस आवाज को सुनकर आरशब भी कांप गया था। उसने कहा, बॉस, मिस हिमांशु को पुरानी बस्ती के गोडाउन में रखा है। आरएसआर ने कहा, मैं 15 मिनट में वहां पर आ रहा हूं, तुम विक्रम को लोकेशन सेंड कर दो। इतना कहकर आरएसआर ने कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया। विक्रम आरएसआर के साथ ही था। उसने आरएसआर के बदलते एक्सप्रेशन देख लिए थे। वो समझ गया था आज मुंबई में तूफान आने वाला है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऋषभ ने आखिर बॉस को क्या बताया था। वो अभी इसी बारे में सोच रहा था कि तभी उसके फोन पर ऋषभ की कॉल आ गई। विक्रम ने कॉल रिसीव की। ऋषभ ने सारी बात विक्रम को बता दी थी। सारी बात सुनकर विक्रम की आंखें भी गुस्से से लाल हो गईं। ऋषभ की बात सुनकर विक्रम ने उससे कहा, आज मुंबई का मौसम बदलने वाला है। ऋषभ को विक्रम की बात समझ नहीं आई। विक्रम ने उससे कहा कि हेमलता जी हमारी दादी बुआ है। इतना सुनते ही ऋषभ के हाथ से फोन छूटकर नीचे गिर गया। उसने हड़बड़ी में फोन उठाया और कहा, बोस, आज तो मर गए उस उल्लू के पट्टे गुजराल का पता नहीं क्या होने वाला है। विक्रम ने कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया था। उसे भी हिमांशी की टेंशन हो रही थी। अगर दृष्टि ने आरएसआर को ये नहीं बताया होता कि मुझे दादी बुआ के चेहरे को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि वह किसी टेंशन में है। आरएसआर ने दादी बुआ को इतने अच्छे से नोटिस नहीं किया था, लेकिन दृष्टि के आने के बाद जब उसने दादी बुआ के एक्सप्रेशन नोटिस किए तो उसे समझ आ गया था कि आर्थिक दृष्टि उससे क्या कहना चाहती थी। और यही कारण था कि आरएसआर दादी को एयरपोर्ट पर छोड़ने के बाद खुद भी अपने प्राइवेट जेट से मुंबई के लिए निकल गया था। उसे समझ आ गया था कि दृष्टि उससे क्या कहना चाहती थी और यही कारण था कि आरएसआर दादी को एयरपोर्ट पर छोड़ने के बाद खुद भी अपने प्राइवेट जेट से मुंबई के लिए निकल गया था। बल्कि वह अपनी दादी बुआ से पहले ही मुंबई पहुंच गया था। 20 से 25 के आसपास गाड़ियां पुरानी बस्ती से गुजर रही थी। सभी लोग बस्ती से बाहर निकलकर उन गाड़ियों को अपने सामने से गुजरते हुए देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इन गाड़ियों में कौन लोग थे। हालांकि गुजराल वहां पर आता रहता था, लेकिन उसके साथ भी 8-10 गाड़ियां ही रहती थीं। पर वो गाड़ियां इन गाड़ियों के मुकाबले कुछ भी नहीं थी। पुरानी बस्ती के पीछे के वेयरहाउस में एक 20 साल की लड़की को चेयर से बांध कर रखा हुआ था। वहां पर 15 से 20 लोग मौजूद थे। सभी के हाथ में कोई न कोई वेपन जरूर था। वो लड़की डरी सहमी सी वहां पर बैठी हुई थी। उस लड़की ने पूरी रात को वहीं पर गुजारी थी। हिमांशी ने आज से पहले ऐसा कुछ नहीं देखा था। ये सब उसने सिर्फ मूवीज में ही देखा था और आज उसकी कंडीशन बिल्कुल ऐसी ही थी। उसके सामने बैठे 4 से 5 आदमी आपस में बातें कर रहे थे। बॉस ने कहा है कि काम होने के बाद हम इस लड़की के साथ कुछ भी कर सकते हैं। एक ने कहा, आखिर ये बॉस का काम कब तक हो जाएगा? मुझ पर तो इस लड़की की खूबसूरती देख कर रहा ही नहीं जा रहा है। तभी एक और बोला, अरे थोड़ा इंतजार कर, सब्र का फल मीठा होता है। चौथा आदमी बोला, वैसे एक बात तो है, ये लड़की देखने में किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही है। पता नहीं ये हमारे बॉस के मैटर में कैसे इन्वॉल्व हो गई।
उन सभी की बातें सुनकर तो हिमांशी इतना डर गई थी कि उससे सांस भी नहीं लिया जा रहा था। इस वक्त उसके दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था कि जैसे ही उसके हाथ में कुछ ऐसा आ जाए जिससे वह अपनी लाइफ को खत्म कर सके। और यही वजह थी कि वह अपनी नजर चारों तरफ घुमा कर देख रही थी। तभी उसकी नजर कुछ दूरी पर निकले हुए एक रोड के हिस्से पर गई जो 2 फुट दीवार से बाहर निकला हुआ था और वह आगे से नुकीला था। हिमांशी की आंखों में आंसू थे, पर अब उसे इस रास्ते के अलावा कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। उसे इंतजार था सिर्फ अपनी रस्सियों के खुलने का। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि इतनी देर इन जानवरों का इंतजार क्यों करना। उसने अपनी कांपती हुई आवाज में कहा कि मुझे वॉशरूम में जाना है। उसकी बात सुनकर वहां बैठे लोग हंस पड़े। उनमें से एक आदमी ने कहा, कोई जाकर इसे बाथरूम में लेकर जाओ और ध्यान रखना, अभी से ही तुम लोग अपना कंट्रोल मत खो देना, क्योंकि तुम सभी बॉस के गुस्से को जानते ही हो। दूसरे ने कहा, अरे भाई चिंता क्यों करते हो, थोड़ी देर की ही तो बात है, इतना कंट्रोल तो हम में भी है। एक आदमी ने जाकर उसकी रस्सियां खोले ही थी कि तभी बाहर से काफी सारी साड़ियों के आने की आवाज हुई और कुछ ही सेकंड में वहां पर काफी सारी गाड़ियां आ चुकी थीं, जिन्हें देखकर हिमांशी और ज्यादा डर गई थी। पर जो मौका उसे चाहिए था वह उसे मिल चुका था। उन गाड़ियों की आवाज सुनकर उस आदमी का ध्यान हिमांशी पर से हट गया था। तभी हिमांशी ने थोड़ी हिम्मत करके उस आयरन रोड की तरफ दौड़ लगा दी। लेकिन कार में एक शख्स ऐसा बैठा हुआ था जिसकी नजर सिर्फ हिमांशी पर थी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज शेयर लाइक ऑन माई स्टोरी ऑन यूट्यूब। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, गिव लाइक्स ऑन एपिसोड्स। क्या RSR हिमांशी को बचा पाएगा? और उसके बाद RSR वहां पर मौजूद लोगों का क्या हाल करेगा? आखिर गुजराल का आगे क्या होने वाला था? क्या उसे अंदाजा भी था कि उसके सिर पर कितनी बड़ी मुसीबत आने वाली है? और क्या होगा जब RSR का सामना हिमांशी से होगा तो उसके रिएक्शन उस समय पर कैसे होंगे? आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे बिलियनियर CEO सीक्रेट वाइफ सीजन 2 नोवेल राइटर के साथ। प्लीज गाइज फॉलो माई यूट्यूब चैनल नितेश नोवेल राइटर और गिव लाइक्स एंड कॉमेंट्स ऑन माई स्टोरी बिलियन। RSR को यह प्रिडिक्ट करने में टाइम नहीं लगा कि आखिर हिमांशी करने क्या जा रही है। RSR ने जल्दी से कार का डोर ओपन किया और हिमांशी की दिशा में बहुत ही तेजी से दौड़ पड़ा। अपने बॉस को ऐसे दौड़ता देख सभी पर्सनल गार्ड्स कार से बड़ी फुर्ती से उतरे। वो सभी ऑटोमेटिक वेपन से लैस थे। वहां पर मौजूद लोगों ने मास्क पहने आदमी को पहचान लिया था। उन सभी ने सोचा कि शायद उनके बॉस का नाम इतने दूर तक पहुंच गया है कि वो लोग उनके बॉस से मिलने आए हैं। उन सभी को देखकर वहां पर मौजूद लोगों की आगे कदम बढ़ाने तक की हिम्मत नहीं हुई। पर वो लोग उनसे डर नहीं रहे थे, क्योंकि उन्हें 100% यकीन था कि वो सभी उनके बॉस से मिलने आए हैं। उनमें से एक ने कहा, देखो वो कैसे उस लड़की की तरफ भाग रहे हैं, लगता है इन्हें भी ये लड़की पसंद आ गई है। अब हमारा नंबर तो काफी टाइम बाद आएगा, हमें और कितना इंतजार करना पड़ेगा। हिमांशी उस आयरन रॉड से टकराने वाली ही थी कि किसी ने उसका हाथ पकड़कर अपनी बाहों में खींच लिया। एकदम से ऐसा होने की वजह से उसके शरीर में एक डर की लहर दौड़ गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। उसने हकलाते हुए रोती सी आवाज में कहा, प्लीज मुझे छोड़ दो। लेकिन तभी उसके कानों में एक जानी पहचानी सी आवाज पहुंची, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। बस इतना सुनते ही हिमांशी ने उस आदमी को कसकर गले लगा लिया था और हकलाते हुए कहा, भाई आप आ गए। ये सुनकर तो वहां पर खड़े लोगों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उनमें से एक ने कहा कि RSR इस लड़की का भाई है, आज तो मारे गए। उन सभी लोगों के पैर कांपने लगे। हिमांशी ने रोते हुए कहा, आज आप 1 सेकंड और लेट हो जाते तो आप आज के बाद कभी भी अपनी बहन से नहीं मिल पाते। RSR भी समझ गया था कि हिमांशु के कहने का क्या मतलब है। हिमांशी की यह हालत देखकर RSR का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। RSR ने हिमांशी से कहा, पहले तो तुम रोना बंद करो, अब तुम्हारा भाई आ गया है ना। उसके बाद RSR ने कहा, इन लोगों ने तुम्हें ज्यादा परेशान तो नहीं किया। हिमांशी समझ गई थी कि आखिर RSR क्या पूछना चाहता है। हिमांशी ने कहा, भाई मैं बिल्कुल ठीक हूं और ये सभी लोग मुझे देखकर उल्टी सीधी बात कर रहे थे और इस वजह से ही मैंने ये डिसीजन लिया था। इसके लिए मुझे माफ कर देना भाई। RSR समझ गया कि हिमांशी के उल्टी सीधी बात कहने का क्या मतलब था। RSR ने विक्रम को आवाज लगाई। विक्रम जल्दी से दौड़कर RSR के सामने आ गया।
उसे देखकर हिमांशी आर्यसर को छोड़कर विक्रम के गले लग गई। उसके 2 भाई मुसीबत के समय पर उसके सामने आ गए थे, उसे और क्या चाहिए था। विक्रम ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बच्ची रोते नहीं है, अब से मैं तुम्हें किसी भी ऐसी परेशानी में नहीं फंसने दूंगा, ये तुम्हारे भाई का प्रॉमिस है। विक्रम भी अपनी छोटी लाडली को देखकर भावुक हो गया था। वो विक्रम और आरएसआर से 10 साल छोटी थी। उन्होंने उसे अपनी गोद में खिलाया था। विक्रम ने कहा, चलो हम कार में चलकर बैठते हैं, इन्हें आरएसआर अपने आप देख लेगा। उसने आरएसआर से कहा कि जिन्होंने मेरी प्रिंसेस को रुलाया है उन्हें हमेशा याद रहना चाहिए कि उन्होंने आज क्या गलती की थी। इस समय विक्रम ने कोई भी फॉर्मेलिटी नहीं की थी। आरएसआर भी उसकी फीलिंग्स को समझता था। ऋषभ भी उन दोनों के पास आ गया था। उसने मन ही मन कहा, आज पहली बार मुझे लगा है कि ये दोनों भाई है, नहीं तो ये दोनों तो हमेशा बॉस और असिस्टेंट की तरह ही रहते हैं। विक्रम हिमांशी को लेकर कार में बैठ गया था। वहीं आज उन सभी लोगों को आरएसआर ने खुद पनिशमेंट दी थी। उन सभी के पैरों को काट दिया गया था। वहां पर उन लोगों के चिल्लाने की आवाज गूंज रही थी, पर मिस्टर आरएसआर ने उन पर कोई रहम नहीं दिखाया था। वो लोग आरएसआर के पैरों में गिड़गिड़ाकर माफी मांग रहे थे, पर आज आरएसआर की तलवार तो ऐसे चल रही थी जैसे कि उनकी गिड़गिड़ाने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो। आज उन सभी को सब्र का फल कुछ ज्यादा ही मीठा मिल गया था। उन सभी के पास पछतावे के अलावा और कुछ नहीं था और उन्हें ऐसी ही हालत में वहां पड़ा छोड़ दिया गया था। आरएसआर को ऐसे लोगों से सख्त नफरत थी जो किसी को मजबूर करने के लिए उनके फैमिली के सदस्यों को चारा बनाते थे या लड़कियों पर गलत नजर रखते थे। ऋषभ ने इन सभी के फोन कलेक्ट कर लिए थे। हिमांशी को कुछ सुनाई नहीं दिया कि बाहर क्या चल रहा है। कार साउंड प्रूफ थी। कुछ ही देर में आरएसआर भी उसी कार में आकर बैठ गया था। आज पहली बार था कि विक्रम और आरएसआर दोनों एक साथ पीछे की सीट पर कार में बैठे हुए थे और उनके बीच में हिमांशी बैठी हुई थी। अब हिमांशी काफी हद तक नॉर्मल हो गई थी। उसने रात को हुई सारी घटना के बारे में उन दोनों को बता दिया था। उसने बताया था कि हॉस्टल के एक गार्ड ने आकर मुझे इन्फॉर्मेशन दी कि बाहर एक लड़की तुम्हारा इंतजार कर रही है। जब मैं हॉस्टल से बाहर गई तो वहां पर लड़की की जगह पर 4-5 आदमी मास्क पहने खड़े हुए थे। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज शेयर लाइक ऑन माई स्टोरी ऑन यूट्यूब। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, गिव लाइक्स ऑन एपिसोड्स। और उन्होंने मुझे उस गार्ड के सामने ही उठा लिया। उस गार्ड के चेहरे पर उस समय स्माइल थी। मैं समझ गई थी कि गार्ड ने मुझे फंसाया है। उसने कहा, इन आदमियों ने रात को नशे में बताया कि वो गार्ड ऐसे कई लड़कियों को फंसा चुका है और जब अगली सुबह उन लड़कियों को वापस हॉस्टल में छोड़ दिया जाता था तो वे लड़कियां अपनी रेपुटेशन खराब होने के डर से किसी को कुछ नहीं बताती थीं। ये लोग उन लड़कियों को उनकी वीडियो को वायरल करने की धमकी देते थे। ये सुनकर आरएसआर का गुस्सा, जो अभी थोड़ा शांत हुआ, फिर से बढ़ गया। वो तो यही सोच रहा था कि आखिर लोग इतने जानवर क्यों बनते जा रहे हैं। आरएसआर ने उसी समय कॉल पर ऋषभ को उस गार्ड के बारे में इंस्ट्रक्शन दिए और उससे कहा कि मुझे ये गार्ड कुछ ही टाइम में रहेजा मेंशन में चाहिए। इतना कहकर आरएसआर ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। उसके बाद सभी गाड़ियां रहेजा मैंसन की तरफ जाने लगी। ऋषभ के साथ आई गाड़ियां भी उसी काफिले में शामिल हो गई थी। अब उस पुरानी बस्ती से होते हुए सभी कारें हाईवे पर पहुंच गई थीं। सभी लोग रुक रुक कर उन गाड़ियों को देख रहे थे। आगे हाईवे पर ट्रैफिक पुलिस की चेक पोस्ट पर इतनी लग्जरी गाड़ियों को स्पीड में आते हुए देख ट्रैफिक पुलिस के माथे पर भी पसीने आ गए थे। उसने जल्दी से बैरिकेड को हटाने का ऑर्डर दिया क्योंकि उसने गाड़ियों के नंबर की सीरीज को पहचान लिया था और गाड़ियों पर आरएसआर ग्रुप का लोगो लगा हुआ था। वहां से गाड़ियां क्रॉस होते ही ट्रैफिक पुलिस के एक आदमी ने जल्दी से एक बड़े अधिकारी को इस मैटर की सूचना दी। उस अधिकारी को सूचना मिलते ही पुलिस स्टेशन में खलबली मच गई। सभी हड़बड़ी में अपनी गाड़ियों को लेकर वहां से निकल गए। कमिश्नर सोच रहा था कि आज मिस्टर आरएसआर यहाँ कैसे। आज मुंबई में ऐसा क्या हो गया कि मिस्टर आरएसआर को इतनी सारी गाड़ियां लेकर यहाँ पर आना पड़ा। ऐसे मौके बहुत कम ही देखने को मिले हैं इंडिया में। जहां भी ऐसा हुआ है वहां कोई न कोई बड़ी बात निकलकर सामने आई है। पिछली बार जब वे मुंबई आए थे तो मुंबई से एक पूरी गैंग का सफाया हो गया था और उन्होंने 300 से ज्यादा लड़कियों को भी बचाया था। आज पता नहीं फिर से ऐसा क्या हो गया जो उन्हें यहाँ पर आने की जरूरत पड़ी। हाईवे पर पुलिस सायरन की आवाज साफ सुनाई दे रही थी।
उन गाड़ियों को जाते देखकर लोग सोच रहे थे कि ऐसी कौन सी घटना हो गई जो पुलिस इतनी हड़बड़ी में जा रही है। ऋषभ ने अपने सभी आदमियों को रहेजा मैनसन में आने के लिए बोल दिया था। आज रहेजा मैनसन में ऐसा क्या होने वाला था? आखिर पुलिस की इतनी सारी गाड़ियां किस तरफ जा रही थीं? आखिर आरएसआर उस गार्ड के साथ क्या करने वाला था? और क्या होगा जब गुजराल को पता चलेगा कि हेमलता जी मिस्टर आरएसआर की रिलेटिव है? आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे बिलियनियर सीईओ सीक्रेट वाइफ सीजन 2 नोवेल राइटर के साथ। प्लीज गाइज फॉलो माय यूट्यूब चैनल नितेश नोवेल राइटर और गिव लाइक्स एंड कमेंट्स ऑन माय स्टोरी। आज मुंबई की सड़कों पर फिर से वही माहौल था जो कुछ टाइम पहले देखने को मिला था, पर उस समय रात का सन्नाटा था और आज दोपहर का समय था, इसलिए सभी इस घटना को नोटिस कर रहे थे। रहेजा मैनसन के बाहर गाड़ियों का काफिला लगना शुरू हो गया था। जिन लोगों ने उस मैनसन को घेर रखा था उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब लोग हैं कौन। वो इस बात से ज्यादा हैरान था कि गाड़ियों की संख्या बढ़ती ही जा रही थी। कुछ ही देर में वहां पर 200 से ज्यादा गाड़ियां लाइन में लग गई थी। गुजराल ने हेमलता जी पर गन का एम लगा रखा था। उसने अपने आदमियों को शूट करने का ऑर्डर दे दिया। ऑर्डर मिलते ही उस आदमी ने गन का ट्रिगर दबा दिया था। जैसे ही गोली हेमलता जी को लगने वाली थी, तभी अविनाश ने हेमलता जी को बड़ी फुर्ती से धक्का दे दिया, जिसकी वजह से वो सीधा साइड में रखे सोफे पर जाकर गिरी और वो बुलेट सीधा अविनाश के लेफ्ट हैंड में लगी, जिसकी वजह से अविनाश की चीख निकल पड़ी। पारस जी के पैर में फ्रैक्चर आ गया था, इसीलिए वो अपनी व्हील चेयर से उठ नहीं सकते थे। अपने पोते की ये हालत देखकर हेमलता जी के आंसू बहने लगे। वो जल्दी से खड़ी हुई और उसने गुजराल से रोते हुए बोला, बताओ कहां पर साइन करने हैं? वो अपने पोते को इस हाल में नहीं देख सकती थी। गुजराल ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम पहले ही मेरी बात मान लेती तो ना ही आज तुम्हारे पोते को बुलेट लगती और ना ही तुम्हारी पोती को हमें रात में उठाना पड़ता। ये सुनकर तो उन तीनों का चेहरा घबराहट से पीला पड़ गया। अविनाश को तो इस बात का दुख था कि उसने आरएसआर को इस बारे में नहीं बताया। उसने खड़े होकर कहा, तेरा हमें परेशान करने तक तो ठीक था, पर बेवकूफ आदमी तूने इस मैटर में हिमांशी को इन्वॉल्व करके गलती कर दी। आज के बाद तो तू इस बात का पछतावा भी नहीं कर पाएगा कि तूने ये गलती क्यों की। अच्छा बच्चे, तूने मुझे बेवकूफ बोला और आखिर तू ऐसा क्या कर सकता है जिसके लिए मुझे पछताना पड़े। चल बुढ़िया, तू इस डॉक्यूमेंट पर साइन कर, नहीं तो अभी तेरे इस पोते का गेम बजा डालूंगा। और इसने जो मुझे अभी धमकी दी थी उसका हिसाब भी इससे बराबर करना बाकी है। इसका जवान खून कुछ ज्यादा ही उबाले मार रहा है। हेमलता जी ने जल्दी से सभी डॉक्यूमेंट पर साइन कर दिए, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी हेमलता जी के नाम पर ही थी। उसने अभी साइन किए ही थे कि तभी बाहर से एक आदमी दौड़ता हुआ आया। उसने गुजराल से कहा कि बॉस मैनसन के बाहर बहुत सारी गाड़ियां आ गई हैं। गुजराल ने कहा, अबे साले कौन आया है? ये शरीफ लोग हैं, इनके किसी माफिया से लिंक थोड़ी है जो तू इतना कांप रहा है। उस आदमी ने कहा, बोस बाहर 250 से भी ज्यादा गाड़ियां आकर रुकी हैं और सभी गाड़ियां एक बढ़कर एक लग्जरी है। तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे कि दुबई का प्रिंस आ गया हो। कोई बात नहीं, आने दो, ये गुजराल किसी से नहीं डरता और मुझे लगता है शायद वो लोग भी मुझसे मिलने आए हो। पहले इस लड़के से अपना हिसाब पूरा कर लेता हूं। उसने अपने एक आदमी से कहा, अपने लोगों को कॉल करके बोल दो कि वो जो चाहे उस लड़की के साथ कर सकते हैं। हमारा काम हो गया है और इस लड़की के चेहरे पर भी एक ऐसा घाव दो जो इसे पूरी जिंदगी याद रहे। उस गुजराल की बातें सुनकर रहेजा फैमिली बहुत ज्यादा डर गई थी। हेमलता ने कहा, वो छोटी बच्ची है, उसे छोड़ दो। पर गुजराल को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उसका एक आदमी हाथ में तेजधार नाइफ लिए अविनाश के पास पहुंच चुका था। बाहर आरएसआर अपनी कार से निकला, उसके साथ हिमांशी और विक्रम भी थे। आरएसआर के सभी आदमियों ने पूरे मेंशन को अपने कब्जे में कर लिया था। गुजराल के सभी आदमियों को पकड़ लिया गया था। आरएसआर सीधा अंदर की तरफ जाने लगा। गुजराल के कुछ आदमियों ने उस ब्लैक मास्क वाले आदमी को पहचान लिया था। बस फिर क्या था, वो लोग कांपने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। आरएसआर मेंशन के अंदर जा चुका था। जैसे ही वो आदमी उस नाइफ से अविनाश पर वॉर करने ही वाला था कि तभी एक बुलेट उसके सिर के बीचों बीच से पार हो गई थी। अविनाश की आंखें बंद थीं और हेमलता की तो अपने पोते को ऐसे देखकर चीख निकल गई थी। पर जब अविनाश ने किसी आदमी के जोर से गिरने की आवाज सुनी तो उसने तुरंत अपनी आंखें खोली। उसने देखा कि जो आदमी अभी उसे मारने वाला था वो जमीन पर गिरा हुआ है। तभी उसकी नजर दूर से आते हुए एक ब्लैक मास्क पहने वाले आदमी पर पड़ी।
उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि उसके साथ हिमांशी भी थी, जिसके बारे में रहेजा फैमिली को पता तक नहीं था। उसे RSR अपने साथ लेकर आ गया था। हेमलता और पारस ने भी उन्हें आते हुए देख लिया था, लेकिन गुजराल के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। RSR को देखकर उसकी पैंट गीली हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मिस्टर RSR यहाँ पर क्या कर रहे हैं। वो हकलाते हुए कुछ बोलने ही वाला था कि तभी RSR ने सीधे उसके पैर में गोली मारी। दर्द की वजह से उसकी चीख पूरे मैंसन में गूंज उठी थी। उसके माथे से पसीने की बूंद टपक रही थी। उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि उसके सामने RSR खड़ा था, लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि RSR ने उस पर गोली क्यों चलाई। वो अभी सोच में ही था कि तभी अविनाश ने कहा, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि हिमांशी को पकड़कर तुमने इतनी बड़ी गलती की है कि बाद में तुम इस पर पछतावा भी नहीं कर पाओगे। लेकिन अब भी गुजराल को कुछ समझ में नहीं आया था। अविनाश ने कहा, बेवकूफ आदमी जिसको तूने उठाया था वो RSR की छोटी बहन है। ये सुनकर तो गुजराल के शरीर से जान ही निकल गई। तुम्हें पता है मेरी दादी RSR की दादी बुआ है। इतना सुनने के बाद तो गुजराल को सांस भी लेना भारी हो गया था। RSR ने अपनी कोल्ड वॉइस में हिमांशी से कहा, तुम अपने रूम में जाओ। इतना सुनते ही वो जल्दी से अपने रूम में भाग गई। उसे पता था कि उसका भाई इस समय बहुत गुस्से में है। उसके जाते ही ऋषभ वहां पर हॉस्टल के सिक्योरिटी गार्ड को लेकर आ गया था। वो गार्ड बहुत डरा हुआ था, लेकिन जब उसने वहां पर गुजराल को देखा तो उसका डर एक पल में गायब हो गया। उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि गुजराल के पैर में गोली लगी हुई है। वो बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह से यहाँ पर लाने की? अब देखना गुजराल साहब तुम्हारा क्या हाल करते हैं। गुजराल अपने आप से ही कह रहा था, यहाँ तो वैसे ही हालत खराब है और ये उल्लू का पट्टा और परेशान करने आ गया। उस गार्ड ने कहा, गुजराल भाई देखो ना इन्हें, ये आपके होते हुए भी मेरे साथ क्या कर रहे हैं। उसने अभी इतना बोला ही था कि विक्रम ने उसको ऑन द स्पॉट शूट कर दिया था। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज शेयर लाइक ऑन माई स्टोरी ऑन यूट्यूब, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, गिव लाइक्स ऑन एपिसोड्स। और दूसरी बुलेट सीधा गुजराल के सीने में लगी। अब जाकर उसको समझ आया था कि उस लड़के ने क्यों कहा था कि तुम्हारे पास पछताने का भी मौका नहीं होगा। गुजराल की सबसे बड़ी गलती यह थी कि उसने अपने एरोगेंट स्वभाव की वजह से रहेजा फैमिली के बैकग्राउंड को चेक नहीं किया था। विक्रम ने इस ऋषभ से कहा, बाहर तुमने जितने लोगों को पकड़ा हुआ है उनको भी अच्छी तरह से समझ आना चाहिए कि उनकी गलती क्या थी और इस जगह को जल्दी से क्लीन कर दो। ऋषभ ने 10 मिनट में ही वहां से सारे सबूत मिटा दिया था और सभी डेड बॉडी को गाड़ियों में रखकर शहर से दूर फॉरेस्ट की तरफ भेज दिया था। कुछ ही देर में वहां पर मुंबई पुलिस कमिश्नर आ गया था। उसने RSR को ग्रीट करते हुए कहा, सर आप यहाँ पर क्या कोई परेशानी है? विक्रम ने कहा, नहीं कोई परेशानी नहीं है। कमिश्नर क्या आपको हमसे कुछ काम था? नहीं सर, मैं तो बस मिस्टर RSR से मिलने के लिए आया था। पिछली बार उन्होंने बहुत सारी लड़कियों को बचाया था और मैं उनसे थैंक यू भी नहीं बोल पाया था, इसलिए सोचा कि एक बार तो मिस्टर RSR से मिलना चाहिए। RSR ने कहा, आपको थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है, वो तो बस हमारा काम था। उसके बाद कमिश्नर अपने लोगों के साथ वहां से चला गया। आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे बिलियनेयर CEO सीक्रेट वाइफ सीजन 2 नोवेल राइटर के साथ। प्लीज गाइज फॉलो माय यूट्यूब चैनल नितेश नोवेल राइटर और गिव लाइक्स एंड कमेंट्स ऑन माय स्टोरी बिलियनेयर CEOs सीक्रेट वाइफ सीजन 2। RSR ने दादी बुआ से कहा कि आपने इतनी बड़ी परेशानी के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया। दादी बुआ ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा कि रुद्र बेटा, मैं अपनी परेशानी बताकर तो मैं दुखी नहीं करना चाहती थी। इतने बरसों के बाद मैंने पूरी फैमिली को इतना खुश होते हुए देखा था और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से तुम्हें कोई भी परेशानी हो। दादी बुआ की बात सुनकर मिस्टर RSR ने कहा, बुआ जी इतनी परेशानियां मुझे तब नहीं होती जब आप मुझे सारी बातें बता देती, जितनी परेशानी अब हो गई है। उसके बाद RSR ने अविनाश से कहा कि गधे तू तो मुझे बता सकता था कि कोई तुम्हें परेशान कर रहा है। अविनाश ने कहा, भाई मैं तो आपको सब कुछ बताने वाला था, पर दादी ने अपनी कसम देकर मुझे रोक लिया था। अब बताओ मैं क्या कर सकता था। RSR ने कहा कि मैं हिमांशी को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ, अब इसकी आगे की पढ़ाई वहीं दिल्ली में होगी। दादी ने कहा, बेटा अब भी हिमांशी का MBBS का 3rd ईयर ही फाइनल हुआ है और क्या वो तुम्हारे साथ जाने के लिए मान जाएगी?
तभी आरएसआर के दिमाग में डॉक्टर राधिका का ख्याल आ गया। उसने दृष्टि के पास कॉल किया। दृष्टि ने रिंग बजते ही आरएसआर की कॉल रिसीव की और अपनी स्वीट सी वॉइस में कहा, बोलो डियर हबी। इतनी प्यारी आवाज सुनकर पहले तो आरएसआर थोड़ी देर तो कुछ बोल ही नहीं पाया। फिर उसने कहा कि मैं दादी बुआ की पोती हिमांशी को घर लेकर आ रहा हूँ। क्या तुम डॉक्टर राधिका से बात कर सकती हो कि वो हिमांशी को अपने साथ एज अ ट्रेनर रख सके? क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? दृष्टि का अभी उससे इतने प्यार से रिक्वेस्ट कर रहा था, वो मना कैसे कर सकती थी? हालांकि उसे भी नहीं पता था कि वह हिमांशी को मैनेज कैसे करेगी। दृष्टि ने रुद्र से कहा कि तुम उसको यहाँ लेकर आ सकते हो और उसकी ट्रेनिंग की टेंशन मुझ पर छोड़ दो। आरएसआर को पूरी उम्मीद थी कि दृष्टि डॉक्टर राधिका से बात करके हिमांशी को मेडिकल प्रैक्टिस करा सकती है। उसके बाद आरएसआर सीधा हिमांशी के कमरे में चला गया। वहां जाकर उसने हिमांशी से कहा कि तुम अभी 10 मिनट बाद मेरे साथ चल रही हो। आरएसआर की बात सुनकर हिमांशी को समझ ही नहीं आया कि वह क्या डिसीजन ले, लेकिन तभी आरएसआर ने उससे कहा कि क्या तुम्हें डॉक्टर राधिका के अंडर मेडिकल ट्रेनिंग करनी है? इतना सुनते ही तो हिमांशी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जो उसके भाई कह रहे हैं, क्या ऐसा होना पॉसिबल भी है? जब उसने आरएसआर के फेस एक्सप्रेशन देखे तो वह इतना तो समझ गई थी कि उसका भाई कोई मजाक नहीं कर रहा था। हिमांशी ने हकलाते हुए कहा, भाई आप सच बोल रहे हो? आप डॉक्टर राधिका को जानते हो? आरएसआर ने कहा, मैं तो उन्हें कुछ खास नहीं जानता था। वो तुम्हारी भाभी की बहुत अच्छी फ्रेंड है। हिमांशी ने सुना था कि उसकी भाभी मिडिल क्लास है। हिमांशी को समझ नहीं आ रहा था कि भाभी कैसे डॉक्टर राधिका की फ्रेंड हो सकती है। आरएसआर ने उसकी कंफ्यूजन को दूर करते हुए कहा कि तुम अभी अपने भाभी के बारे में कुछ नहीं जानती, इसलिए ज्यादा सोचना बंद करो और चलो मेरे साथ। मैं नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। जल्दी से अपनी पैकिंग करके नीचे आ जाओ। और हाँ, तुम्हारे पास ऑप्शन भी है। अगर तुम यहाँ से नहीं जाना चाहती तो मैं दोबारा तुमसे इस बारे में नहीं पूछूंगा। ये बात आरएसआर ने हिमांशी से जानबूझकर बोली थी, क्योंकि उसने हिमांशी को ऑफर ही ऐसा दिया था कि अगर हिमांशी की जगह पर कोई और भी होता और अगर वह इस ऑफर को ठुकराता तो उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होता। आरएसआर नीचे जाने के लिए आगे बढ़ा ही था कि तभी हिमांशी ने उससे कहा, भाई मैं आपके साथ चल रही हूँ। ये सुनकर आरएसआर के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई, क्योंकि उसे 100% यकीन था कि हिमांशी उसकी बात को मना नहीं कर पाएगी। उसके बाद आरएसआर मुस्कुराते हुए नीचे की तरफ चला गया। उसने अपनी दादी बुआ से कहा कि हिमांशी चलने के लिए मान गई है। ये बात सुनकर पारस रहेजा और हेमलता बुआ को तो विश्वास ही नहीं हुआ कि आखिर आरएसआर ने उससे ऐसा क्या कहा जिससे वह इतनी जल्दी चलने को तैयार हो गई। दूसरी तरफ दृष्टि एक बड़ी सी शूटिंग लोकेशन पर पहुंच गई थी। वहां पर कुछ बड़ी सेलिब्रिटी भी ऑडिशन के लिए आई थी। वे सभी दृष्टि की खूबसूरती को देखकर अंदर ही अंदर जल रही थी, पर उनमें से किसी ने भी दृष्टि से कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि वे सभी लो स्टेटस की दृष्टि के साथ कोई भी आर्ग्यूमेंट करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी। इस ऑडिशन के लिए नायरा और दृष्टि दोनों ने एक इमोशनल ड्रामा के एक सीन को रेडी किया था, लेकिन उन दोनों के साथ अभी से ही वहां पर पार्शियलिटी होना शुरू हो गई थी। अंदर बैठे डायरेक्टर और उनकी टीम को तो बस नायरा और दृष्टि का ही इंतजार था, लेकिन जो आदमी बाहर से सभी एक्टर्स को अंदर भेज रहा था वह दृष्टि और नायरा को हर बार इग्नोर कर रहा था। वो डायरेक्टर का जूनियर असिस्टेंट था, जिसे इस बात का कुछ ज्यादा ही घमंड था। दृष्टि के मैनेजर शेखर मिश्रा और शिवानी को उस जूनियर असिस्टेंट पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर दृष्टि ने उन दोनों को कुछ करने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से वे दोनों चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। दृष्टि और नायरा वहां पर ऑडिशन देने सबसे पहले आए थे, लेकिन अभी तक उस जूनियर असिस्टेंट ने उनकी टर्न नहीं आने दी थी। सभी ने ऑडिशन दे दिया था, लेकिन उसे जूनियर असिस्टेंट ने इस बार भी दृष्टि और नायरा को अंदर नहीं जाने दिया। ये देखकर वहां पर बैठी बड़ी एक्ट्रेस की भी हंसी छूट गई। उन सभी फेमस सेलिब्रिटी के सामने वो जूनियर असिस्टेंट अपनी पावर दिखा रहा था, लेकिन इस बार दृष्टि ने एक बार मुस्कुराते हुए उसे अपनी ठंडी नजरों से देखा और वो वहां से उठकर जाने लगी। वहीं अंदर डायरेक्टर ने अपनी असिस्टेंट से कहा कि न्यू फेमस सेलिब्रिटी दृष्टि और नायरा आने वाली थी, क्या वो दोनों ऑडिशन के लिए नहीं आई है? असिस्टेंट ने कहा, सर मैं अभी देख कर आती हूँ। जैसे ही वो असिस्टेंट बाहर निकली, उसने देखा कि दृष्टि और नायरा दोनों वहां से बाहर की तरफ जा रही है।
वो उनको नाम से बुलाते हुए दौड़कर उनके पीछे गई और इस बार दृष्टि और नायरा ने उस असिस्टेंट को इग्नोर कर दिया। उस असिस्टेंट को समझ नहीं आया। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज शेयर लाइक ऑन माई स्टोरी ऑन यूट्यूब। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, गिव लाइक्स ऑन एपिसोड्स। कि ये दोनों इतनी ज्यादा नाराज क्यों है? उसने सोचा कि शायद ये दोनों भी बाकी सभी फेमस एक्ट्रेस की तरह एरोगेंट है। वो उन दोनों को नहीं रोक पाई। दृष्टि और नायरा वहां से जा चुके थे। असिस्टेंट ने जाकर सारी बात डॉक्टर को बताई। डायरेक्टर ने कहा, जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मैं एक बार उन लड़कियों से मिला हूं और उन दोनों का नेचर काफी अच्छा है। तुम पता करो, जरूर हमारी तरफ से ही कोई गलती हुई है। असिस्टेंट ने वैसे तो डायरेक्टर की बात मान ली थी, पर अंदर ही अंदर वो उन दोनों को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही थी, क्योंकि वो समझ रही थी कि सब सेलिब्रिटी एक जैसे होते हैं। थोड़ी सी सक्सेस मिली नहीं और एटीट्यूड इतना आ जाता है कि पूछो ही मत। उसने न चाहते हुए भी सीसीटीवी फुटेज को देखना शुरू कर दिया। जैसे ही सीसीटीवी फुटेज शुरू हुई तो उस स्टूडियो में सबसे पहले आने वाली लड़कियां दृष्टि और नायरा थीं। वो असिस्टेंट सोच रही थी कि अगर ये दोनों लड़कियां सबसे पहले यहाँ पर आई थीं तो उन्होंने ऑडिशन क्यों नहीं दिया। जब वीडियो थोड़ी आगे बढ़ी जहां से ऑडिशन स्टार्ट हो गए थे तो सबसे पहले तो उसने मैनेजर शेखर मिश्रा को देखा, जिसे देखकर असिस्टेंट की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका गला सूख गया था। उसे तो ये ही समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसी कौन सी एक्ट्रेस यहाँ पर ऑडिशन देने आई थी जिसने शेखर मिश्रा को एज अ मैनेजर अपॉइंट किया था। इस इंडस्ट्री में दो मैनेजर बहुत ज्यादा फेमस थे, एक शेखर मिश्रा, दूसरा शिवम का असिस्टेंट प्रेम। आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे बिलियनियर सीईओ सीक्रेट वाइफ सीजन 2 नोवेल राइटर के साथ। प्लीज गाइज फॉलो माई यूट्यूब चैनल नितेश नोवेल राइटर और give likes and comments on my story Billionaire CEO's Secret Wife Season 2.